बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। युद्ध के बीच ईरान ने कहा कि हमने नेतन्याहू को मौत की नींद सुला दिया है। ये दावा ईरान कर रहा है। क्या वाकई नेतन्याहू की मौत हो गई है या वो जिंदा है? इसका सच क्या है दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा। कैसे हमला किया, नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैसी है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन पहले दिखाते हैं आप, दावा किया जा रहा है कि ईरान ने नेतन्याहू की हत्या कर दी है। देखिए जरा। दर्शकों, यही थी वो तस्वीर। ऐसा दावा ईरान कर रहा है, इसलिए मैंने आपको सांकेतिक वीडियो दिखाया। लेकिन तेल अवीव को ईरान ने जला दिया है। ये आप देखिए, जो हमला हुआ है उसमें कितना नुकसान हुआ है। फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर को। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ईरानी मिसाइल हमले में रामल्ला को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फुल फ्रेम दिखाइए। वहां पर आग लगी हुई है और हालात बेहद खराब हैं। दर्शकों, ईरान कह रहा है कि इसी हमले में नेतन्याहू को मार दिया है। उसका सच आपको आगे बताऊं, लेकिन सेंट्रल इजराइल में जो तस्वीर है वो डराने वाली है। देखिए जरा, यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं और आग लगी हुई है। और इधर आप देखिए दर्शकों, ईरान के टारगेट पर इजराइल आ गया और इजराइल का सिक्योरिटी सेंटर है जहां पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। देखिए जरा, दिखाइए। लेकिन दर्शकों, इसको लेकर इजराइल और अमेरिका की तैयारी भी पुख्ता है। ये देख रहे हैं आप, इजराइल ने जो पलटवार किया वो और ज्यादा घातक था। ईरान के इस्फान में दिखाइए कैसे बमबारी की गई है। देख रहे हैं दर्शकों, ये आप वेस्टर्न ईरान की तस्वीर देखिए। यहां पर इस्फान में हमला और इधर आप देखिए, इतना जबरदस्त हमला था कि लोग एकाएक भागने लगे। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों, ईरान नेतन्याहू को मारने का दावा कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और रात में B-52 से ईरान पर हमला किया गया, उसकी तस्वीर दिखाइए। रात के अंधेरे में डोनाल्ड ट्रंप अपनी रणनीति बना रहे हैं।
लेकिन दर्शकों, ईरान की तरफ से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब ईरान अगला दावा क्या करता है, आइए मैं बताता हूं। इसको फुल फ्रेम ना करिए। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। दर्शकों, ईरान के सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने जो वीडियो जारी किया है, ये इसमें उनकी 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं और दावा ये किया गया कि ये नेतन्याहू नहीं है, ये तो कोई और है। लेकिन दर्शकों, जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये भी AI से बनाया गया है। इसकी सच्चाई यही है कि ईरानी सोशल मीडिया पर AI का दावा किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं नेतन्याहू रहते कहां हैं। दर्शकों, एक तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन दावा किया गया कि यही है वो PM आवास। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, जिस पर ईरान कहता है कि हमने हमला किया और नेतन्याहू को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन यहां पर दर्शकों, सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है और यह सिक्योरिटी नेतन्याहू की बहुत खतरनाक है, जो नेतन्याहू की तरफ परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरह की सिक्योरिटी देते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन नेतन्याहू जहां रहते हैं वो मैप से समझिए। ये आप देखिए, इजराइल के बिल्कुल बीचों बीच, और सेंट्रल इजराइल में मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ईरान ने यहीं पर अटैक किया है। तो क्या इसी जगह पर नेतन्याहू पर हमला किया गया है? क्या नेतन्याहू को ही मौत की नींद ईरान सुलाना चाहता है? यही ईरान का टारगेट है। हर एक जगह से जो भी रिपोर्ट्स आएंगी वो दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 16 दिन से मिडिल ईस्ट धड़क रहा है। ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर अब मुस्तफा खामनेई आ गए हैं। तो इधर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की कसम खा ली है। लेकिन दुनिया के नेता अब इसे रोकने की गुहार लगा रहे हैं। My message to the warring partners is clear. Stop the fighting. Stop the bombing. There is no military solution. बम वर्षा के बीच नेतन्याहू और मुस्तफा के जिंदा और मौत के तरह तरह के दावे होते हैं, लेकिन किसी के सामने नहीं आने से दावे को बल मिल रहा है। लेकिन दर्शकों, दावे तरह तरह के किए जा रहे हैं और सबसे पहला दावा ईरान का कि हमने नेतन्याहू को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ईरान क्या कह रहा है। युद्ध के बीच नेतन्याहू को लेकर हैरान करने वाली खबर सामने आई। दावा किया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई और यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर भी फैल गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर 2 तरह के दावे ईरान की तरफ से किए गए। पहला यह कि ईरानी हमले में नेतन्याहू गंभीर रूप से घायल हुए। फिर ईरान के हमले में बेंजामिन नेतन्याहू की मौत का दावा भी किया गया। इस दावे को इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने दर्शकों खारिज कर दिया है। आपको बता रहा हूं मैं खबर, नेतन्याहू की मौत या घायल होने का दावा पूरी तरह से फर्जी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आखिरी बार 12 मार्च को दिखे थे। 13 मार्च को नेतन्याहू के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया था। इस वीडियो में नेतन्याहू 28 फरवरी से चल रहे हमले की बात कर रहे थे। नेतन्याहू जब बोल रहे थे तो उनके दाहिने हाथ में 6 उंगलियों का दावा कर दिया गया। पड़ताल हुई तो पता चला कि यह वीडियो असली नहीं है बल्कि डीप फेक है। इसी वीडियो के बाद सवाल उठने लगे, क्या नेतन्याहू अभी जिंदा है या नहीं है, और उनकी जगह AI की ओर से बनाया गया वीडियो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। लेकिन इजराइल ने कहा नेतन्याहू पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वो फोर्सेस के बीच में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, नेतन्याहू जो सिक्योरिटी में रहते हैं हमेशा, वो ईरान का सबसे बड़ा इस समय टारगेट है और वो ये जानते हैं, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट की है। दर्शकों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इनकी सुरक्षा दुनिया की सबसे सख्त और हाईटेक सिस्टम में से एक है। नेतन्याहू की सुरक्षा शिन बेट और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के जिम्मे है। दर्शकों, आपको बताएं, शिन बेट इजराइल की आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। शिन बेट के अंदर एक स्पेशल यूनिट होती है जिसे यूनिट 730 कहा जाता है। यही यूनिट नेतन्याहू को क्लोज प्रोटेक्शन यानी नजदीकी सुरक्षा देती है। इसमें हथियारबंद एजेंट्स, एडवांस्ड सर्विलांस और अन्य तकनीक शामिल होती है। आपको बताएं, बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा भी
काफी ज्यादा टाइट होती है। नेतन्याहू की पत्नी के साथ बेटों की भी शिनबेट के जवान ही सुरक्षा करते हैं। आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही नेतन्याहू की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू है। कई मामलों में अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी से भी बहुत आगे मानी जाती है, और इसलिए दर्शकों, नेतन्याहू को मारना ईरान के लिए इतना आसान नहीं है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईरान ने एक नया प्रोपोगंडा चलाया है, हो सकता है वो सही न्यूज़ भी हो उनके तरफ से। नेतन्याहू नहीं रहे हैं, ऐसा उनका क्यों? क्योंकि वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। आई थिंक 12 या 13 तारीख को वो आखिरी बार अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां पर वो डिस्प्यूट निकला कि उनकी 4 उंगलियां हैं, 6 उंगलियां, पता नहीं कितनी उंगलियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिन लोगों ने अटेंड किया है, क्या वो भी एआई हैं? सभी कुछ एआई है, और एआई है या नहीं, उन वीडियोस को डिटेक्ट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। अगर एक अच्छा आकलन किया जाए तो कोई भी अटैकिंग फोर्स जब टेल अवीव के ऊपर अच्छा खासा अटैक कर रही है, दबाव बना रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है, तो ये उनके लिए एक तरीके का ट्रम्प कार्ड हो जाता है कि चलिए जी, हमने नेतन्याहू के ऑफिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर बम मार दिया है तो उन्हें भी मार दिया है। और इसके स्ट्रैटेजिक 2 मतलब निकलते हैं। एक, या तो इजराइल डिनाई करेगा और नेतन्याहू बाहर आएंगे, दिखेंगे, जितना दिखेंगे उतनी उनकी लोकेशन डिस्क्लोज होगी, और एक अटेम्प्ट और किया जाएगा। अब दर्शकों, ईरान कहता है कि हमें नेतन्याहू को खत्म करना है, लेकिन हमले में नेतन्याहू बच गए। और अब ईरान फिर से कहता है कि हम जिसने हमारे बच्चों को मारा है उसकी हत्या का बदला लेंगे ही लेंगे। और बाकायदा कैसे आज ईरान में इसके लिए प्रदर्शन भी किया गया, दिखाइए जरा। A classroom that was meant to hold the alphabet turned into a field of death. Small school bags were left on the ground, and notebooks that were never finished remained filled with dreams. Children know no enemies, and they choose no wars. They come only to live. And how bitter it is when the world becomes so cruel that it is frightened even by the laugh. ये मसूद पेजेश्कियन ने दर्शकों वीडियो पोस्ट किया है, और आपको बताएं, हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी है, वीडियो में देख रहे हैं आप। और यहां पर लोग भी पहुंच गए, सड़कों पर आ गए, कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल से बच्चों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, श्रद्धांजलि दे दी, लेकिन आईआरजीसी ने कहा अगर नेतन्याहू हमले में बच गए तो उनकी मौत निश्चित है। एक बार बच गए, दूसरी बार फिर से नेतन्याहू को मौत के घाट उतारा जाएगा। तो ईरान ने पूरी तरह से तैयारी पुख्ता कर ली है नेतन्याहू को मारने की, और इस बार कहा गया है कि वो बचेंगे नहीं। आइए आपको बताता हूं कैसी तैयारी की गई है, ये आप देखिए। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है दर्शकों। आईआरजीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने की कसम खा ली है, और आपको बताएं, ईरानी सेना ने बिना वजह के हमला करने के आरोप भी लगा दिए हैं। आपको बताएं, कहा है कि बच्चों के हत्यारे बेंजामिन नेतन्याहू को हम माफ नहीं करेंगे। जब तक बच्चों का हत्यारा जिंदा रहेगा उसका पीछा करते रहेंगे। पूरी ताकत के साथ ईरान खून का बदला लेगा ही लेगा। आईआरजीसी की वेबसाइट सेपा न्यूज पर नेतन्याहू को खुली धमकी दे दी गई है दर्शकों। ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी प्रमुख सैन्य बलों में से एक है, और अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और खुफिया शाखा भी है। इसके बारे में जानकारी दें, 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद इसे स्थापित किया गया था दर्शकों, और ईरान के इस समय आईआरजीसी को सबसे मजबूत संस्था माना जाता है। आपको जानकारी यह भी दे दें, आईआरजीसी के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में युद्ध और ज्यादा तेज होगा, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका इजराइल को बच्चों का कातिल बताया है। कहा है कि बच्चों के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और इतना ही नहीं,
इस सजा को देकर ही रहेंगे। IRGC क्या दावा कर रहा है, सुनवाता हूं आपको। अपराधी जियोनिस्ट प्रधानमंत्री अब भी जिंदा है तो उन्हें खोजकर मारने की कार्रवाई जारी रहेगी। अपराधी जियोनिस्ट प्रधानमंत्री अब भी जिंदा है तो उन्हें खोजकर मारने की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन दर्शकों, इधर ईरान कह रहा है कि हम तो नेतन्याहू को मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन इधर पूरी तैयारी की है। आपको बताएं, खामनेई की मौत हुई थी और हमला किसने किया था? इजराइल ने। 1 2 नहीं 30 मिसाइल से हमला किया गया था। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, यहां इजराइल ने हमला किया था, यानी ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर हमला किया था। लेकिन अब खबर यह आ रही है दर्शकों कि मुस्तफा को जो इजराइल मारना चाहता है उसे बचा लिया है व्लादिमीर पुतिन ने। और यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे बचाया है किसी को पता नहीं चला, यानी दुनिया को पता नहीं चला। बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के हमले में बच गए तो मुस्तफा पीछे के दरवाजे से निकल गए। ईरान में जारी जंग के बीच बड़ा दावा किया गया दर्शकों। दावा क्या? मुस्तफा खामनेई को गुप्त रूप से रूस ले जाया गया। कुवैत अखबार ने यह दावा किया है दर्शकों कि मुस्तफा खामनेई ईरान में है ही नहीं, उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को ले जाया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को ही विमान उन्हें लेकर मॉस्को पहुंचा है। दावा यह कि रूस के राष्ट्रपति भवन के अस्पताल में मुस्तफा को भर्ती कराया गया है। वहीं मुस्तफा का ऑपरेशन किया गया है, उनका अभी भी इलाज जारी है। आपको जानकारी दें, ईरान में बमबारी के बीच इलाज काफी मुश्किल था, इसलिए रिपोर्ट में बताया गया कि पुतिन ने शरण देने की पेशकश की और ईरान की सुरक्षा एजेंसियों को लोकेशन लीक होने का भी खतरा था। आपको बताएं, अयतुल्ला अली खामनेई की तरह मुस्तफा पर भी मौत का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उन्हें रूस में शिफ्ट करने पर सहमति भी बनी। मुस्तफा के रूस जाने की ईरान ने हालांकि कोई पुष्टि नहीं की है दर्शकों। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मुस्तफा खामनेई सुरक्षित हैं, ठीक हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जंग के बीच कामकाज भी संभाल रहे हैं। इधर आपको बताएं दर्शकों, पुतिन आखिर ईरान की मदद क्यों कर रहे हैं, इसे समझना होगा। क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध में ईरान ने रूस की बड़ी सैन्य मदद की थी। कैसे? दावा है कि ईरान ने रूस को 50,000 से ज्यादा शाहेद ड्रोन दिए थे और इस ड्रोन से रूसी सेना की ताकत में इजाफा हो गया था। इसलिए अब रूस ईरान की मदद कर रहा है और दोस्ती का कर्ज उतार रहा है। जंग में उतरने के बजाय पुतिन दूसरे तरीके से ईरान को मदद कर रहे हैं। रूस अमेरिका और उसके सहयोगियों पर रणनीतिक दबाव भी बनाना चाहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ईरान को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ेगा। मॉस्को का मकसद ही दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाना हो सकता है और इससे अमेरिका को मध्य पूर्व में अपने संसाधन खर्च करने पड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका यूक्रेन को पहली जैसी मदद दे नहीं पाएगा और रूस से जारी जंग में यूक्रेन कमजोर पड़ सकता है। यूक्रेन कमजोर हुआ तो रूस की शर्तें माननी पड़ेंगी और इसलिए ट्रंप पहले से ही यूक्रेन जंग पर बार बार पुतिन से कह चुके हैं कि आप रोकिए। पुतिन मुस्तफा की मदद कर रणनीतिक चाल चल रहे हैं और यही चाल अगर सफल रही तो यूक्रेन और अमेरिका दोनों को सबक मिलेगा। यही पुतिन की तैयारी है दर्शकों। लेकिन इसे लेकर हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट से, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रशिया और अमेरिका में हमेशा से ही होड़ रही है, चाहे वो कोल्ड वॉर का पीरियड हो या अभी का भी हो, कि पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड लीडर कहते हैं या वर्चस्व किसका ज्यादा रहेगा, अमेरिका का कि रशिया का। तो इस पूरे बीच में पुतिन का जो एक इतिहास है वो केजीबी के इतिहास के होने की वजह से उनका जो वर्किंग स्टाइल है ट्रंप के ट्रम्पेट वर्किंग स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहने से ज्यादा करने में बिलीव करते हैं और चाहे हम देखें कि जब से युद्ध छिड़ा है, आज 15वें दिन पे पहुंचा हुआ है, तो सबसे पहले अनवेवरिंग सपोर्ट की बात भी रशिया की तरफ से आई थी ईरान को। वहां पे 13 टन मेडिसिन पहुंचाने का भी रशिया ने ही पहल की थी। तो इस पूरे बीच में अगर मुज्तबा खेमेनी को रशिया में शरण देने की बात हो रही है, वहां पे इलाज देने की बात हो रही है, हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि कभी भी नहीं आएगी सेफ्टी रीजंस के चलते, तो इसमें उनका एक डायरेक्ट मैसेजिंग अमेरिका को है कि 4 साल तुमने हमें एंगेज रखा यूक्रेन वॉर में, अब हमारा समय है तुम्हें एंगेज रखने का। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये तो एक दूसरे के सर्वोच्च नेता की हत्या की प्लानिंग थी।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग एक अलग लेवल पर चली गई। वो है दर्शकों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका का प्रभुत्व होना चाहिए, पूरी तरह से दबदबा होना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पर कई जहाज फंसे हुए हैं, भारतीय जहाज आ रहे हैं, लेकिन अब हॉर्मुज पर यूएस यानी अमेरिका और इजराइल के जहाजों की नो एंट्री है। वो यहां से ना निकल सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहां पर खड़े रहे तो फिर हमला तेज होगा। लेकिन दर्शकों, इस समय डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो समस्या है। पहली क्या, वो अकेले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा नहीं कर पा रहे। ईरान से युद्ध का डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं दर्शकों। अमेरिका इजराइल के लिए ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया है और इस तेल मार्ग को ईरान मुक्त कराने के लिए ट्रंप जोर शोर से लगे हुए हैं। अब ट्रंप हॉर्मुज पर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाने की तैयारी में। दक्षिण कोरिया, चीन, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस से डोनाल्ड ट्रंप ने दर्शकों मदद मांगी है। इन देशों से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्धपोत भेजने की अपील की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी अमेरिका के 2500 मरीन सैनिक मौजूद हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है। इसी रास्ते से दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल का व्यापार होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आमतौर पर हर महीने इस मार्ग से करीब 3000 जहाज गुजरते हैं। ये ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के बीच में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया सिर्फ 54 किलोमीटर का है, चौड़ा है। हमले के बाद ईरान ने इस रास्ते को बंद करने का ऐलान किया था और इससे दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट और तेल की कीमतें बढ़ गई। इसे देखते हुए अमेरिका अब तेल मार्ग को सुरक्षित करने का दबाव बना रहा है। भारत के जहाज यहां से गुजर रहे हैं दर्शकों, लेकिन अमेरिका के लिए दिक्कत है और इजराइल के लिए दिक्कत है। लेकिन आपको बता रहा हूं दर्शकों, इस समय ईरान पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप मदद क्यों मांग रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत क्या है ट्रंप को, मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, यहां ईरान अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर मिसाइल से हमला कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम अमेरिका और इजराइल के जहाज पर हमला करेंगे। बाकी देशों के जहाजों को ईरान निशाना नहीं बनाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूरे इलाके में ईरान ने समंदर में बारूदी सुरंग भी बिछाई है। ईरान तेल वाले जहाजों को आसानी से उड़ा सकता है और ईरान के निशाने पर अमेरिका और यूरोप के तेल टैंकर हैं। अमेरिका और नाटो के युद्धपोत पर भी ईरान की नजर है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना बहुत मुश्किल है दर्शकों। ईरान की मर्जी के बगैर यहां से निकलना संभव नहीं है और ईरानी नेवी फास्ट बोट ड्रोन से हॉर्मुज पर नजर रख रहा है। IRGC की नेवी यूनिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह से एक्टिव है और ईरान तेज हमला करो और भागो की रणनीति भी अपना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को भी टारगेट कर रहा है। तेल की सप्लाई बाधित होने से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे अमेरिका समेत तमाम देशों की मुश्किल बढ़ गई है और यह मुश्किल जब बढ़ रही है दर्शकों, तो फिर ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है और क्या कह रहा है वो आपको सुनवाता हूं। Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies. तो अब ये दूसरे देशों से, जापान से, ब्रिटेन से, फ्रांस से भी कह रहे हैं कि, और चीन से भी कह रहे हैं कि अपने युद्धपोत भेजो, ईरान को ठोको और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुला रखो। इसका ये मतलब है कि उनको समझ आ गया है कि ये जो जंग होना था ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर ये देश भाग लेते हैं और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को किसी न किसी तरह से खुला रखते हैं तो उसी समय ट्रंप साहब ये ऐलान कर देंगे हमारा लक्ष्य पूरा हो गया, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। जब ईरान कुछ नहीं कर पाया तो इसलिए अब हम जंग जीत गए हैं और मैं वापस जा रहा हूं। तो अब ईरान के सरेंडर के बजाय अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना उनका लक्ष्य बन गया है। लेकिन दर्शकों, अगर ये युद्ध ऐसे ही बढ़ते रहा तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई चुनौती, वो नेतन्याहू को बचाएं या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि ईरान का इजराइल पर अटैक लगातार जारी और वो नेतन्याहू को खत्म करना चाहते हैं। दिखाइए जरा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे
भेदते हुए हमला किया गया है इजराइल के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूं ईरान के साथ साथ जमीनी जंग की तैयारी की जा रही है। यानी इधर नेतन्याहू भी तैयार है, अमेरिका भी तैयार है, और अब क्या जमीन पर जंग होने वाली है? लेकिन दर्शकों, अगर यह जंग फिर से आगे बढ़ती है, अगर नेतन्याहू की हत्या के लिए ईरान मिसाइल बरसाता है, तो फिर दिक्कत होगी दर्शकों, क्योंकि ईरान मिसाइल पर मिसाइल बरसा रहा है, ड्रोन भेज रहा है। मिडिल ईस्ट में 16 दिन से भीषण बमबारी हो रही है दर्शकों। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो ईरान भी हमला कर खूनी इंतकाम ले रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा दहशत दुबई और बहरीन में मची दर्शकों, जहां ईरान ने सिटी बैंक पर ड्रोन से हमला कर दिया और पूरे खेल को बदल दिया। इजराइल के तेल अवीव में भी ईरान ने जोरदार हमला किया है दर्शकों। वहीं अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है। ईरान खाड़ी देशों में मौजूद यूएस के सैन्य बेसिस पर बम बरसा रहा है। मिसाइलों का इस्तेमाल कर ईरान ने डटे रहने के संकेत दिए, और इस महाजंग में आप समझिए जरा, ईरान घायल शेर की तरह लड़ रहा है। ईरानी सेना के अधिकारी ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान भी दिया। कहा शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की, लेकिन अंत ईरान करेगा। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बड़ी शर्तें रख दी हैं दर्शकों। क्या कहा है आपको बताता हूं। पहला कहा ईरान को हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करे। दूसरी शर्त यह रख दी है कि भविष्य के लिए 100% सुरक्षा की गारंटी दी जाए, और तीसरी शर्त कि अमेरिका खाड़ी देशों के सैन्य बेसिस को हटाए, और अगर नहीं हटाएगा तो यह जंग जारी रहेगी। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने क्या कहा है दर्शकों, इसको लेकर सुनवाता हूं आपको। युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है, और इसके लिए कुछ शर्तें रखी। अमेरिका से ईरान को हुए सभी नुकसान की भरपाई की जाए, भविष्य के लिए 100% सुरक्षा गारंटी दी जाए, अमेरिका खाड़ी देशों में अपनी सैन्य मौजूदगी वापस ले। देखिए, ईरान अकेला युद्ध नहीं लड़ रहा है। ईरान के साथ में रशिया और चाइना की सपोर्ट बराबर उनको मिल रही है। रशिया ने न केवल एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं, इंटेलिजेंस दिए, बल्कि उसने ईरान को MIRV टेक्निक भी दी है, जिसकी वजह से ईरान की जो मिसाइल है वो एक ही मिसाइल एक बार में कई सारे टारगेट्स को ध्वस्त कर सकते हैं। ईरान ने खुद भी अपनी मिसाइलों के अंदर क्लस्टर बम का वॉरहेड लगाकर वो सिचुएशन पैदा कर दी है कि मिसाइल हवा में फटती है, 1-2 kg के बम 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगह पर गिरते हैं और डायनामाइट की तरह से ब्लास्ट होते हैं। ऐसे ही चाइना ने प्लेनेटरी मिक्सर दिए हैं, जिससे सॉलिड फ्यूल बनता है, जो ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोडक्शन में काम आता है सॉलिड फ्यूल के लिए। और चाइना ने अपना एक स्पाई शिप जो ओमान के पास स्पॉट किया गया था वो भी भेजा था, जिसमें 10 बड़े बड़े रडार लगे थे, जो 6000 किलोमीटर तक के एरिया की टोटल इंटेलिजेंस ईरान को दे रहे हैं। लिहाजा ईरान के पलटवार ने अब इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, एक तरफ ईरान और इजराइल मुस्तफा और नेतन्याहू को मारना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान हमले भी कर रहा है दर्शकों। ईरान के ये हमले बताते हैं कि वो IDF को बिजी रखना चाहते हैं, यानी लगातार मिसाइल और ड्रोन से नुकसान पहुंचा रहा है। एमबिन सुनाइए जरा इसका। दिन हो या रात ईरान हमले कर रहा है। देखिए जरा, तेल अवीव में सायरन बजना है, दावा यह किया जा रहा है कि अब ईरान अलग तरह की रणनीति अपना रहा है। सुनवाइए जरा। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ईरान के पास हथियारों की कमी नहीं है, मिसाइल की विशेष तौर पर, और वो इजराइल में कोहराम मचा रहा है। आयरन डोम जो इजराइल के पास है वो भी इतनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये दावा ईरान कर रहा है।
लेकिन दर्शकों आप समझिए जरा, जो इस समय के हालात बन रहे हैं उससे आप ये मानकर चलिए कि ईरान के पास न मिसाइलों की कमी है, न हथियारों की, और पुतिन सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान से युद्ध को अमेरिका और इजराइल ने हल्के में ले लिया था, ये तो तय हो गया है। अब ये युद्ध ट्रंप और नेतन्याहू के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। मूव कीजिए इसे। ईरान की मिसाइलें खत्म होने का इंतजार ट्रंप को है, लेकिन ईरान की मिसाइलें खत्म नहीं हो रही। इस बीच एक बड़ा दावा सामने आया दर्शकों, इजराइल के इंटरसेप्टर खात्मे कगार पर पहुंच गए, जिनसे वो इन मिसाइलों की रक्षा नहीं कर पा रहा। ईरान ने अब ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिसमें क्लस्टर बम मैं आपको दिखा रहा हूं, आयरन डोम को भी ये फेल कर रहा है। ईरान अपनी मिसाइलों में क्लस्टर बम जोड़ रहा है, जिससे निपटना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। क्लस्टर बम एक मिसाइल के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं, हमने आपको बताया। एक छोटे बम के साथ साथ एक साथ फैल जाते हैं, जिसे रोकना काफी मुश्किल होता है। मिसाइल आसमान में फटती है और जमीन पर दूर तक ये फैल जाते हैं। हर बम में करीब 5 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है, जो करीब 8 से 10 किलोमीटर तक एरिया को कवर करता है, और यही इस समय सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है। तो क्या ईरान के हमले बढ़ना किसी नई रणनीति का हिस्सा है? सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान की कुछ मिसाइलें, करीबन 10% मिसाइलें आयरन डोम से निकलकर इजराइल में मिलिट्री टारगेट्स पर गिर रही हैं। इससे इजराइल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इजराइल में जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो सरकार की तरफ देखकर कह रही है कि आयरन डोम का क्या हुआ, आयरन डोम सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आयरन डोम एक सिस्टम है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सिस्टम्स हैं। जाहिर बात है वो 10 दिन, 14 दिन, 16 दिन तक लगातार काम नहीं करता। बीच बीच में सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए, रखरखाव के लिए, या कोई फॉल्ट हो गया है तो डिफेक्ट ठीक करने के लिए शटडाउन करना पड़ता है। रेडियन कंपनी फिलहाल 3 शिफ्ट में काम कर रही है, लेकिन फिर भी इजराइल जिस गति से इंटरसेप्टर मिसाइल्स को ईरान की मिसाइलों की तरफ लॉन्च कर रहा है, अमेरिका की रेडियन कंपनी उस गति से इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइल देने में नाकामयाब हो रही है। अब दर्शकों मैं आपको एक और खबर बताता हूं। इस युद्ध में ईरान की मदद पहला तो रूस कर रहा है, और दूसरा कौन कर रहा है दर्शकों? चीन कर रहा है। लेकिन दर्शकों अमेरिका किसी से डरेगा नहीं। अमेरिका ने अपने नए नए युद्धपोत की तैयारी कर ली, लेकिन यह भी ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं करती। और आप देखिए हमले इतने जबरदस्त किए जा रहे हैं, टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब आज एक बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया दर्शकों। क्या दावा किया? ईरान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि अब बातचीत के बिना ही कुछ संभव नहीं है, ये युद्ध तो लंबा चलेगा। तो क्या वाकई जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं? अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री, उनका एक्सपर्ट पोस्ट है, और वो बाकायदा लिखते हैं कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी है, वो चीन से अब मदद मांग रहे हैं। क्या वाकई चीन पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है? और डोनाल्ड ट्रंप का चीन से मदद मांगना किस ओर इशारा करता है दर्शकों? क्या चीन इसमें कोई बड़ी भूमिका निभाएगा? क्योंकि कल ही एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि ब्रिक्स देश, जिसमें चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है, वो हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बड़ा दावा किया। अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी सुरक्षा छतरी का ढोल फट गया है, अमेरिका मदद के लिए चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अराक्ची ने एक्स पर पोस्ट किया है दर्शकों, और लिखा अमेरिका पर सवाल उठाते हुए कि अमेरिका की जिस सुरक्षा छतरी का इतना गुणगान किया जाता था, अब वो पूरी तरह से फेक साबित हुई है। सब कुछ सामने आ गया है। ये मुसीबतों को रोकने के बजाय उन्हें न्योता भी देती है। अब अमेरिका चीन से गुहार लगा रहा है वो हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने में उसकी मदद करे। ईरान के विदेश मंत्री ने पड़ोसी देशों को भी कड़ा संदेश दिया। ईरान अपने पड़ोसी भाइयों से अपील करता है वो विदेशी हमलावरों को बाहर निकाल कर फेंक दें। उन हमलावरों की एकमात्र चिंता केवल इजराइल है। ट्रंप के बयान से भी साफ है कि जंग अमेरिका को भारी पड़ रही है, और जंग में अमेरिका को भारी नुकसान भी हो रहा है। ट्रंप अभी इसको मानने को तैयार नहीं है, और इसलिए ना ट्रंप हार मान रहे हैं, लेकिन इसको लेकर दर्शकों तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर वाकई चीन ईरान की मदद कर रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप बैकडोर से चीन से बात करके इस जंग को खत्म करवाएंगे? सुनिए एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं।
चीन तो लगातार मजबूती से ईरान के साथ खड़ा हुआ है। किसी भी सर्कमस्टांसेस में चीन अपनी नेवी के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ डिप्लॉय करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। चीन के तो 2 जहाज युद्धपोत ऑलरेडी ओमान की खाड़ी में डिप्लॉयड हैं, जहां पर से वो अमेरिकन शिप्स की जो इंटेलिजेंस है उसको लगातार ईरान की IRGC को सप्लाई कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि चीन आकर अपनी शिप्स को डिप्लॉय करके IRGC और ईरान की नेवी को या ईरान की सरफेस टू शिप मिसाइलों को रोके, ये शायद उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री नासमझी को दर्शाता है। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, जो इस समय की स्थिति बनी हुई है वो मिडिल ईस्ट के लिए चिंता का विषय है और अब भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप तस्वीर को देखिए। ईरान ने UAE का जो तेल टर्मिनल है उसे उड़ा दिया है और इसलिए खतरा बढ़ गया है क्योंकि अमेरिकी बेसेस वहां पर अभी भी मौजूद हैं। ईरान कह रहा है कि सारे बेसेस को वहां पर हटाया जाए तो हमले नहीं किए जाएंगे। अब आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, कुवैत की तस्वीर दिखाइए। कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान ने मिसाइल दागी है, यह दावा किया गया। तो क्या अब भी मिडिल ईस्ट में खतरा बना हुआ है? अब आप 2 चीजों को समझिए दर्शकों। एक तरफ ईरान कह रहा है कि हम भाइयों से अपील करते हैं कि वो बाहरी ताकतों को अपने देश में जगह ना दें, और दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है दर्शकों? ईरान अटैक भी कर रहा है। अटैक किस पर कर रहा है? सऊदी पर, बहरीन पर, UAE पर। इजराइल ईरान जंग के बीच 16 दिन हो गए और अटैक जारी है दर्शकों। ईरान ने आज दुबई के मरीना और अल सुफो पर हमला कर दिया है। ईरानी हमले के बाद UAE के तेल टर्मिनल पर काम रुक गया है। शनिवार को ईरान ने UAE पर 9 मिसाइल और 33 ड्रोन से अटैक किया। ईरान ने जो मिसाइलें और ड्रोन UAE पर दागे हैं वो हवा में गिराए गए हैं, ये UAE दावा करता है। ईरान अब तक UAE पर 1800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दाग चुका है। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले UAE पर ही किए हैं दर्शकों। 1600 ड्रोन और 294 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइल इसमें शामिल हैं। ईरान के हमले में UAE में 6 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बताएं 141 लोग घायल बताए जा रहे हैं और UAE जंग के बीच बनाने या पोस्ट करने पर एक्शन ले रहा है। जो भी अगर वीडियो बनाएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। UAE ने 10 विदेशियों को हिरासत में भी लिया है। इन लोगों पर मिसाइल ड्रोन हमले के वीडियो पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। यानी वहां हमले हो रहे हैं लेकिन ना वीडियो बनाने दिया जा रहा है, ना पोस्ट करने दिया जा रहा है। और इस समय मिडिल ईस्ट में दिक्कत है दर्शकों। डिफेंस एक्सपर्ट को सुनिए आप। इसमें कोई शक नहीं है, सऊदी अरब हो, UAE हो, बहरीन हो, ओमान हो, जितने भी खाड़ी देश हैं, इराक हो, सबके ऊपर ताबड़तोड़ ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला जारी रखे हुए हैं। ना सिर्फ अमेरिका के एयर बेसिस बल्कि एयरपोर्ट्स और अब तो जो शिपिंग यार्ड्स है, शिपिंग डॉक्स हैं, वो ऑयल टर्मिनल्स के लिए धमकी दे रहा है। और डेफिनेटली सभी के सभी देश मुश्किल में है। पर सच ये भी है कि अब ये सभी खाड़ी देश ये भी जानते हैं कि जो जखीरा ईरान लेकर के बैठा था या बैठा है और जिस प्रकार से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, उसका इरादा अपने प्रॉक्सीज के साथ, खासकर हुती, हिजबुल्लाह और हमास के साथ पूरे खाड़ी देश के ऊपर अपनी दादागिरी का, अपना दबदबा बनाने का एकमात्र एम था। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अगर मिडिल ईस्ट में यह जंग बढ़ती है तो दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा है, वो है तेल और गैस का। हालांकि भारत ने बात करके अपने जहाजों को निकलवा दिया है, तेल और गैस आ रही है, लेकिन दर्शकों देश में मौजूद जमाखोरों का क्या करें? वो तो ब्लैक में बेच भी रहे हैं और अपने घर पर छिपा भी रहे हैं। तस्वीर उनकी दिखाता हूं, दिखाइए, ये देखिए। यूपी में 1000, देख रहे हैं आप, 1000 सिलेंडर ये जब्त किए गए। दिखाइए फुल फ्रेम जरा, कैसे इन्हें रखा गया था अलग अलग जगह पर। ये पूरे LPG सिलेंडर बरामद किए हैं दर्शकों। आप सोचिए, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं।
हर जगह पर सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं। कांग्रेस नेता के घर से 822 सिलेंडर मिले। मैंने यूपी में आपको दिखाया था समाजवादी पार्टी का नेता का घर, और अब देखिए जरा तिरुपति आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता के घर से सिलेंडर बरामद किए गए। लेकिन दर्शकों समझना होगा यहां पर कि आखिर ये लोग कौन हैं जो इस समय देश में जमाखोरी कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है? क्योंकि गैस की जमाखोरों पर देश भर में कार्रवाई हो रही है। यूपी के खुर्जा में 1000 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए दर्शकों। खुर्जा में 1000 कमर्शियल गैस सिलेंडर को बेचने की तैयारी थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता के रिजॉर्ट पर छापा मारा गया दर्शकों। सुरेंद्र उर्फ सोनू कन्नौजिया के रिजॉर्ट से 88 सिलेंडर बरामद किए गए। सोनू कन्नौजिया की पत्नी के नाम पर गैस एजेंसी है। योगी फोर्स ने सपा नेता पर कालाबाजारी की एफआईआर भी दर्ज की है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कांग्रेस नेता के घर से सिलेंडर बरामद किए गए दर्शकों। देवस्थान तिरुपति में कांग्रेस नेता के घर से 1-2 नहीं 822 सिलेंडर बरामद किए गए। जम्मू में भी गैस के जमाखोरों पर जोरदार एक्शन हुआ है दर्शकों। जम्मू के ग्रामीण इलाके में लगातार छापेमारी कार्रवाई चल रही है। जाकिर हुसैन के घर से एक साथ 50 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरकार ने एक बार फिर जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की है और चेतावनी भी दी है। साथ ही आम लोगों से कहा है कि देश में गैस तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरों से सावधान रहना होगा। और आपको दिखाएं दर्शकों, इसे लेकर अलग अलग तरह की तस्वीर भी सामने आ रही है। देश भर में इस समय क्या हालात बने हुए हैं, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा, ये देखिए, पर्याप्त अगर गैस है लेकिन बावजूद इसके लोग कतार में लगे हुए हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अलग अलग जगह पर दर्शकों लोग लाइन में लगे हुए हैं गैस के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग तो खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप। मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक व्यक्ति डब्बे में तेल भर के ले जा रहा है और अब यहां पर लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग चाहते हैं कि इकट्ठा डलवा लें और ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं मैं इस समय तेल और गैस को लेकर सरकार ने क्या कहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी भी नहीं चलनी चाहिए। दुनिया में तेल संकट है। पड़ोसी देशों में मारामारी मची हुई है। यूरोपीय देशों में भी गैस और तेल की चिंता है, लेकिन भारत सरकार कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास में है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश को भरोसा दिया है। सरकार ने कहा है, हम हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत में चिंता की कोई बात नहीं है। भारत में पर्याप्त तेल और गैस के भंडार हैं। दूसरे देशों से भी तेल और गैस मंगवाए जा रहे हैं। दूसरे देशों से 3 या 4 दिन में तेल गैस भारत आ जाएंगे। तेल गैस भारत आने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते से भी कम का वक्त लगने वाला है। हम लोग एलपीजी और एलएनजी की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। कच्चे तेल और ईंधन के मामले में हमारी स्थिति काफी बेहतर है। हमने देश में केरोसिन और एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया। एलपीजी केरोसिन दूसरे देशों से मंगवाने पर थोड़ा खर्च आएगा। दूसरे देशों से आयात से शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, बुनियादी ढांचा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सरकार ने भरोसा दिया है। सुनिए जरा क्या कहा गया। एलपीजी तो लापता गैस उसका नाम रख लेना चाहिए। लापता गैस, अब है ही नहीं कहीं पर गैस। आप ये हालत है, बताइए, हालत ये हो गई है कि खाना नहीं बन सकता है। ठेलों पर हमारे छोटे बहुत कारोबारी कारोबार नहीं कर पा रहे हैं और लखनऊ में और आसपास तो चाट नहीं मिल रही है ठेलों पर, क्योंकि सिलेंडर ही गायब हो गया। मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब अगर डील करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज किया है ये देश के लिए, मतलब जो व्यापार बढ़ाने के लिए, देश इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को और भी ज्यादा संगठन बनाने के लिए इसी तरह के डील होते हैं। एलपीजी गैस की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, कमी हो रही है। जिस प्रकार से परिस्थिति बनी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह घूम रहे हैं। देश में पार्लियामेंट में आके एक बार भी आकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। दर्शकों, दुनिया में तो युद्ध चल रहा है और अभी कब खत्म होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन भारत में सियासी युद्ध शुरू हो गया है दर्शकों, सियासी जंग शुरू हो गई है। आज चुनावी बिगुल बज गया है दर्शकों, और अलग अलग राज्यों में कब चुनाव है, ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है, आपको आपके राज्य में वोट कब डालने पहुंचना है,
मैं सारी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। आइए आपको बताते हैं, पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, अलग अलग जगह पर बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में फुल फ्रेम दिखाई, बीजेपी मोर्चे पर आ गई है। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। अब समय आ गया है, ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। सुना आपने, ये बीजेपी का शंखनाद था दर्शकों। और इधर चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में किस तरह की तैयारी है ये भी जानकारी दी और बताया कि आपको वोट डालने कब पहुंचना है। 5 राज्यों में चुनाव होंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। किस किस राज्य में चुनाव है दर्शकों आपको बताता हूं, पूरी तैयारी है दर्शकों। अलग अलग चुनावों में किस तरह से पार्टियां मैदान में आएंगी, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा भीषण चुनाव होगा, क्योंकि यहां पर हिंसा भी होती है दर्शकों। और इधर आप देख रहे हैं असम में तैयारी है, तमिलनाडु में, केरल में पूरी तैयारी की जा रही है और ये तैयारी अलग अलग राज्यों की है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, कब कब चुनाव होने वाले हैं, आज चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं। भारत में ये वो राज्य हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं दर्शकों, 294 सीटों पर मतदान होगा। असम में 126 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, पुडुचेरी में 30, तमिलनाडु में 234 और केरल में 140 सीट पर। लेकिन बड़ी बात क्या, पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन इस बार 2 चरणों में ही चुनाव होने वाला है। पूरी चुनावी एबीसीडी आपको बताऊंगा, उससे पहले ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने ऐलाने जंग का आगाज कर दिया है। सीसी गणेश कुमार ने 5 राज्यों के चुनाव तारीखों का आज ऐलान कर दिया। सबसे बड़ा ऐलान पश्चिम बंगाल को लेकर हुआ। बंगाल में केवल 2 चरणों में चुनाव होंगे। वेस्ट बंगाल, the date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. पिछले साल पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। पश्चिम बंगाल के साथ असम, तमिलनाडु की तारीखें भी आ गई हैं। चुनाव आयोग ने केरल, पुडुचेरी की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be 4th of May. लेकिन सवाल ये कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, आखिर जनता किसे गद्दी सौंपेगी और किसे सत्ता से बाहर करेगी। ओपिनियन पोल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बुलेटिन में आपको राज्यों की राजनीति की पूरी एबीसीडी बताएंगे कहां किसकी सरकार ओपिनियन पोल में बन रही है और कहां किसके हाथ निराशा लगने वाली है। बस देखते जाइए। आइए दर्शकों, आपको बताता हूं किस राज्य में कब चुनाव होना है, कितने चरणों में होना है, नतीजे कब आएंगे। आज चुनाव आयोग ने दर्शकों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है दर्शकों। पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरणों में वोट पड़ेंगे और बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग कराई जाएगी, जबकि पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती 4 मई को होगी दर्शकों। 2021 में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग कराई गई थी। तमिलनाडु में सिंगल फेज में वोटिंग होगी और तमिलनाडु के वोटर 23 अप्रैल को वोट डाल सकेंगे। इसके बाद तमिलनाडु में भी वोटों की गिनती 4 तारीख यानी 4 मई को होगी। असम में एक फेज में, सिंगल फेज में वोट डाला जाएगा दर्शकों, और केरल में भी एक ही दिन में मतदान खत्म हो जाएगा। पुडुचेरी में भी एक ही दिन में वोटिंग कराई जाएगी। आपको बताएं, असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है और इन तीनों राज्यों में भी वोटों की गिनती 4 मई को होगी, यानी चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट 4 मई को आएगा।
चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता आज से लागू हो गई है। आप ये मानकर चलिए दर्शकों, अब अलग अलग राज्य में चुनावी बिगुल बजते ही सियासी जोड़ तोड़ भी शुरू हो गई है। सुनिए जरा सीसी ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा। All 126 assembly constituencies for Assam. असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में होगा और मतदान 9 अप्रैल 2026 गुरुवार को होगा। मतगणना 4 मई को होगी। केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल गुरुवार को होगा और मतगणना उसी दिन यानी 4 मई 2026 को होगी। पुडुचेरी में भी असम और केरल के साथ ही मतदान होगा। मतदान की तारीख 9 अप्रैल है और मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को एक ही चरण में होगा और मतगणना उसी दिन 4 मई 2026 को होगी। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 सीटें। मतदान की तारीखें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल है और सभी की गिनती एक साथ होगी यानी 4 मई 2026 को। चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहाँ पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ नहीं हुआ, फिर हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे। अब लीक कर रखिए 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है। ममता बनर्जी अभी ये शी विल रिटर्न बैक विथ मोर देन 250 MLA। इलेक्शन कमीशन को ये श्योर करना पड़ेगा जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन को मजबूत करना पड़ेगा, किसी का तरफदारी नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी अपने वोट केंद्र तक पहुँचे, सेफ एंड सेफ्टी से अपने घरों में पहुँच जाए और बेखौर बेडर होके वोट दें। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहने वाला है। जो बिहार चुनावों में था दर्शकों, वो मुद्दा है एसआईआर का। एसआईआर का काम चल रहा है लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं, कोर्ट तक चली गई हैं, लेकिन अब भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। दिखाइए जरा ये एसआईआर की प्रक्रिया, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये आप देखिए, इधर ममता बनर्जी ने आज ऐसा कार्ड चला जो वोटों को अपना पूरी तरह से बनाना चाहती है। एक हिंदू वोटर्स को, दूसरा मुस्लिम मतदाताओं, और उन्होंने पैसे का ऐलान कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। आज ममता बनर्जी ने बताया कि जो पुजारी है और जो मुअज्जिन है उन्हें पैसा दिया जाएगा। ये पैसे का ऐलान फिर हो गया दर्शकों, यानी इस समय बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह से चुनावों को जीतना चाहती हैं, इसी जोर आजमाइश में लग गई हैं और बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है दर्शकों, बता रहा हूं आपको मैं। तारीखों के ऐलान से ठीक पहले ममता बनर्जी ने आज कई घोषणाएं कर दी। मुअज्जिनों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाने की घोषणा ममता बनर्जी ने की है। मुअज्जिन कौन होता है? वो होता है जो अजान के लिए मस्जिदों में आवाज लगाते हैं, उनको ममता बनर्जी ज्यादा पैसा देंगी। और ममता ने मंदिर के पुजारियों का भी मानदेय 500 रुपए बढ़ा दिया है। मुअज्जिन और पुजारियों को अब 2000 रुपए महीना मिला करेगा। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा, पुजारी और मुअज्जिन समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को देखते हुए अहम भूमिका वो निभाते हैं और सरकार ने उनके मानदेय योजना के तहत पुजारियों और मुअज्जिन की मानदेय बढ़ाने की तैयारी की है। आवेदनों को भी मंजूरी दे दी है। और ये ममता बनर्जी ने लिखा, राज्य कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है। मूव कीजिए। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने इनके महंगाई भत्ते पर बाकायदा जल्द देने की घोषणा की है। दरअसल ममता बनर्जी चुनाव जीतने के सारे पैंतरे आजमा रही हैं दर्शकों। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद उनकी मुश्किल काफी बढ़ी हुई है। ममता ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी कोशिश की, वो गई कि एसआईआर ना हो, लेकिन उन्हें कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। और आपको बताएं, बंगाल में एसआईआर में करीब 64 लाख नाम कट चुके हैं, जो बंगाल की कुल मतदाताओं का 8.3% है। 60 लाख से ज्यादा वोटर अब भी शक के दायरे में हैं। इनके नाम नई वोटर लिस्ट में है, लेकिन कभी भी कट सकते हैं।
और इसलिए ममता बनर्जी पुजारी और मुअज्जिन पर बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, ये ऐलान बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट को अगर पकड़ में लेती हैं तो फिर उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज ऐलान किया है, क्या सियासत कह रही है सुनवाता हूं आपको। प्योर इलेक्टोरल रोल्स। किसी भी लोकतंत्र की नींव शुद्ध मतदाता सूची होती है। इसी उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत SIR किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो। मैं इस कार्य के सुचारू संचालन और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही इस काम में शामिल सभी चुनाव अधिकारियों को बधाई देता हूं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। चुनाव के तो आगाज होने ही थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि 60 लाख लोग पहले और 60 लाख लोग अभी जो जेन्युइन मतदाता हैं, जो असली मतदाता हैं, उनके नाम काटे गए हैं। वो नाम पूरी तरीके से वापस जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए। और इस बार ऐसा मुंह का खाएगी बंगाल में कि चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो दोबारा फिर वहां लड़ने का प्रयास नहीं करेगी। निष्पक्ष चुनाव कराना, इंटिमिडेशन और वायलेंस को दूर रखकर चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का दायित्व बनता है। पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान लिया है, जो तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन देके रहेगा। इन 5 राज्यों के चुनाव में बिहार की पुनरावृत्ति होगी। जैसे बिहार ने सुपड़ा साफ किया कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का, वही हाल इन 5 राज्यों में होगा और थम्बिंग मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। शांति चाहिए, हर आदमी वोट देने पाए, विशृंखला ना हो जाए, दादागिरी ना हो जाए और कास्टिंग अच्छा से हो जाए, बस वही चाहता हूं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, बंगाल में जब जब चुनाव हुए हैं वहां पर हिंसक झड़प की तस्वीर सामने आई और वैसा ही होने लगा। देखिए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, कैसे यहां पर हंगामा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इस समय बीजेपी पूरी ताकत से बंगाल में, असम में अलग अलग जगह पर जुट गई है, क्योंकि बीजेपी अभी बंगाल में सत्ता में नहीं है और सत्ता में आना चाहती है। इसके लिए पूरी तैयारी भी की है। अलग अलग नेता, बड़े बड़े नेता बंगाल में जुट गए। लेकिन दर्शकों, आखिर अलग अलग राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन कौन कितने पानी में है, क्या स्थिति है, आइए जरा आपको बताता हूं। पहले दर्शकों 2021 के पश्चिम बंगाल के नतीजे देखिए, जहां बीजेपी 4 से 77 पर पहुंची, लेकिन टीएमसी ने एक बार फिर 215 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। मूव कीजिए। और अब बीजेपी 126 सीट असम में 75 उसमें से जीतती है और कांग्रेस पार्टी 50 सीटों पर रह जाती है, सरकार बनाती है। लेकिन तमिलनाडु में डीएमके ने इस बार बहुत जोर लगाया है, क्योंकि उन्हें सत्ता पर रहना है, क्योंकि पिछली बार 133 सीटें जीती, एआईएडीएमके 66 पर रही, पीएमके 5 पर और बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिली थी। और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर कांग्रेस एलडीएफ के साथ है, मुस्लिम लीग के साथ है, वहां पर भी पूरा जोर लगाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार के नतीजे एलडीएफ के साथ रहे, 99 सीटें रहीं और यूडीएफ 41 सीटों पर सिमट कर रह गया था। लेकिन दर्शकों, इस समय हर राज्य में नेता जीत के दावे कर रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करें। और रिकॉर्ड कलकत्ता में बीजेपी का रैली जो है, प्रधानमंत्री जी का नाम से इतने लोग आए, वो रिकॉर्ड गैदरिंग है। क्या लग रहा है सर, बंगाल में क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आ रहा है। आसाम में सर बीजेपी आ रहा है। 15 राज्यों में चुनाव होने वाला है, वहां पर प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल रैलीज हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। आज होम मिनिस्टर अभी भी लगातार वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये सब खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन आकर डेट्स अनाउंस कर रहा है, फिर से दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है इलेक्शन कमीशन बॉडी को। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, अलग अलग ओपिनियन पोल भी आ गए। ओपिनियन पोल किसको ताकतवर बता रहे हैं आपको बता दूं। बंगाल का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इस बार फिर टीएमसी भारी पड़ेगी, 155 से 170 सीटें जीत सकती हैं, कम हो सकती हैं, लेकिन 43 से 45% वोट उनके पास रहेगा। बीजेपी की सीट बढ़ सकती है लेकिन सत्ता से दूर रह सकती है, 41 से 43% वोट रहेगा और 100 से 115 के बीच में जाएंगे। अन्य के खाते में यानी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ, लेफ्ट का सुपड़ा साफ, 5 से 7 सीटें मिलेंगी, 13 से 15% वोट परसेंटेज रहेगा। ये मैट्रीज और आईएनएस का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आ जाइए असम में। असम में बीजेपी 96 से 98 सीटें जीतेगी, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार में वापस आ रहे हैं। 44% वोट मिलेगा। कांग्रेस पार्टी 26 से 28 पर सिमट जाएगी और वोट परसेंटेज 39 से 40%। अन्य के खाते में 2 से 8 सीट जा सकती है, वोट प्रतिशत भी 18 से 20% रहेगा। ये ओपिनियन पोल कह रहे हैं। तमिलनाडु में क्या होगा? तमिलनाडु में उलटफेर हो सकता है दर्शकों। एआईएडीएमके सत्ता में है और यहां 40% वोट के साथ आ सकता है। डीएमके का सुपड़ा साफ हो सकता है, हालांकि कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल। टीवी के जो कि थलापति विजय की पार्टी है, 6 से 12 सीट पर आ सकते हैं, वो भी 14 से 15% वोट ले सकते हैं और अन्य के खाते में 1 से 6 सीट जाएगी, 10 से 12% वोट परसेंटेज रहेगा। अब आपको बताएं केरल में क्या होगा। एलडीएफ 61 से 71 सीटें, वोट परसेंट 42 से 43%, यूडीएफ 58 से 69% रह सकता है और 41 से 42% वोट परसेंटेज रहेगा। लेकिन एनडीए यहां पर काफी ज्यादा फाइट करने की कोशिश में है, लेकिन ओपिनियन पोल कुछ और ही दर्शाते हैं। ये आपको मैंने बताया दर्शकों ओपिनियन पोल। ये ओपिनियन पोल अलग अलग तरह के, लेकिन सबसे बड़ा दावा जो अगर किया जा रहा है तो किया जा रहा है तमिलनाडु को लेकर। तमिलनाडु में बीजेपी अभी से अपनी रणनीति को बनाने में जुट गई है। आपको बताता हूं बीजेपी की तैयारी क्या है। बीजेपी धमाका कर सकती है क्योंकि थलापति विजय की पार्टी है टीवी के और उन्हें ओपिनियन पोल में सीट मिल रही है, तो क्या बीजेपी उन्हें अपने साथ ला सकती है? तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ में किला फतह करना चाहते हैं और इसके लिए पूरी तैयारी भी की है। आपको बताएं मदुरई गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मदुरई में दीपम का विवाद भी हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने मंच से सरकार को लताड़ा भी था। अगली तस्वीर दिखाइए, इधर स्टालिन भी जगह जगह पहुंच रहे हैं और चुनावी कैंपेन पर निकल गए। ओपिनियन पोल ने स्टालिन की धड़कनें बढ़ा दी होंगी। अगली तस्वीर दिखाइए। धड़कन इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि थलापति विजय ने राजनीति में एंट्री के साथ ही धमाका करने की तैयारी की। और दिखाइए जरा उनकी रैली में कितनी भीड़ पहुंच रही है। और दर्शकों इधर आप देख रहे हैं बीजेपी ने भी अपना कैंपेन तेज कर दिया है और बीजेपी की तरफ से बड़े नेता तो मैदान में हैं ही दर्शकों, लेकिन आपको बताएं अन्नामलई पूरी तरह से बीजेपी के लिए जुट गए हैं क्योंकि उन्हें बड़ा टास्क दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, इस समय तमिलनाडु के ओपिनियन पोल जैसे ही सामने आए स्थितियां बदल सी गई हैं। बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है? तमिलनाडु में बड़ा धमाका हो सकता है। आपको बताएं दर्शकों, बीजेपी और एक्टर थलापति विजय साथ आ सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, खबर है कि थलापति और बीजेपी की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। अगर समझौता हुआ तो बीजेपी और टीवी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं दोनों साथ मिलकर अगर चुनाव लड़े तो एमके स्टालिन मुश्किल में आ सकते हैं। खबर यह भी है दर्शकों कि बीजेपी ने थलापति विजय की टीवीके को 80 सीटों का ऑफर भी दे दिया है। बीजेपी ने विजय थलापति को सरकार बनाने पर डिप्टी सीएम बनाने का भी ऑफर दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक थलापति की पार्टी को 14 से 15% वोट मिल रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11% वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर
अगर दोनों साथ आ गए तो वोट प्रतिशत 20 से 25 के आसपास हो सकता है और दोनों के साथ आने पर चुनाव का नैरेटिव बदल जाएगा। और इसलिए अगर वोटर को लगा कि ये दोनों सरकार बना सकते हैं तो बीजेपी यहां गेम कर सकती है। दोनों दलों का वोट प्रतिशत और सीट बढ़ सकती है। ऐसे में तमिलनाडु में पहली बार बीजेपी की सरकार भी बन सकती है, क्योंकि स्टालिन सरकार को 2024 में करीब 27% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में स्टालिन के वोट और कम होने के आसार भी हैं, क्योंकि स्टालिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त चल रही है। हालांकि जब तक ऐलान नहीं हो जाता, दोनों पार्टियां इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब आपको बताएं वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं इसे लेकर, सुनिए। थलापति विजय का जो पार्टी है TVK, तमिलगा बेटरी कजगम, उसकी एंट्री हो गई है। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इस समय क्या है कि न तो करुणानिधि है और न जयललिता है, दोनों जा चुके हैं। अब उसमें तमिलनाडु के लोगों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इन दोनों पार्टियों की राजनीति से बाहर आना चाहता है। इसके साथ साथ दोनों पार्टियों में से असंतुष्ट लोगों की भी एक बड़ी संख्या है। डीएम के नेतृत्व में अभी शासन है, वहां उस शासन को लेकर असंतोष है। भ्रष्टाचार के अनेक आरोप है, जिसको लेकर वहां जगह जगह लड़ाई है। अखबारों में खबरें छपती रही है, टीवी पर बहस हुई है, कुछ अरेस्टिंग तक हुई है। अब दर्शकों, चुनावी बिगुल बज गया है और हर पार्टी जीत की तैयारी में जुट गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज से। वो कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छा स्वभाव और सच्चा दिल होता है। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। इंसान अपने शब्द और व्यवहार से पहचाना जाता है। अगर आपकी बातों में मिठास है और दिल में दूसरों के लिए सम्मान है, तो लोग हमेशा आपको याद रखेंगे। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है, इस नफरत और अहंकार में बर्बाद मत कीजिए। हमेशा दूसरों के लिए वही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि अंत में आपके साथ आपका धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और आपकी अच्छाई ही जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।